हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ्स और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं क्लास 10th आपको NCERT और RS अग्रवाल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैंने सिलेक्शन किया है। फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है और ये आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको काफ़ी आसानी से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33/2⁻² इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। यानी कि ये जो रेशनल नंबर आपका है 33/2⁻² इंटू 5, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट के बाद, डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि 33 अपॉन में है आपका 2⁻² इंटू 5। तो एक रूल है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम ऐसा कोशिश करेंगे कि या तो बेस समान हो जाए या पावर समान हो जाए। तो यहाँ पे हम बेस को समान नहीं करेंगे बल्कि पावर को सेम करेंगे। पावर को सेम करने के लिए अब देखिए यहाँ पे 2 के रेज़ टू द पावर 2 है, यानी 2 का पावर 2 है, 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, पावर को सेम करने के लिए हम इसमें एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं रूल यही होता है कि अगर m रेज़ टू द पावर n हो और आपका मान लीजिए m रेज़ टू द पावर p हो, क्लियर। तो ऐसे केस में अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं, यानी एक बेस को लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे n+p, क्लियर। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि x रेज़ टू द पावर m हो और यहाँ पे y रेज़ टू द पावर m हो, तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को एक रखते हैं और बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x और y से मल्टीप्लाई होगा तो xy कंप्लीट टू द पावर m हो जाएगा। तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल जो हो 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में हो, वेयर n आपका नेचुरल नंबर हो। यानी कि जब किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो डिनोमिनेटर में या तो 10 रेज़ टू द पावर 1 यानी 10 होना चाहिए, या 10 रेज़ टू द पावर 2 यानी 100 होना चाहिए, या 10 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 1000 होना चाहिए, ताकि हमारा जो डिवीजन हो वो काफ़ी आसानी से हो जाए। तो ऐसा करने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि यदि आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं तो इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 का 5 3 जा 15 और हो गया आपका 16, 165 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है। आप जानते हैं बेस समान होगा तो पावर ऐड होगा, तो यानी 5 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बेस जो है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम हो चुका है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 165, क्लियर। और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 × 5 कंप्लीट टू द पावर 2। अब हो गया आपका 165, ये हो गया 10 रेज़ टू द पावर 2, और 10 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब आप समझते हैं कि 100 हो गया। 100 से इसमें डिवाइड करेंगे 165 में तो 1.65 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपके आएंगे और इसके बाद ये नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा है कि 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस एंड मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपका होगा आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m - 117 देन द वैल्यू ऑफ m। यानी बोला क्वेश्चन कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है उसको 65m और -117 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो बताइए कि m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 65 और 117 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, क्लियर।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप इन दोनों का एचसीएफ यानी इस तरह के जो भी नंबर दिया रहेगा उसका आप एचसीएफ निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि एचसीएफ जो होगा एचसीएफ ऑफ 65, 117, इन दोनों का एचसीएफ आप निकालेंगे तो कितना होगा 13 होगा। आप निकाल कर देख लीजिए। इसको ब्रेक करेंगे तो आपको 13 × 5 हो जाएगा और इसको ब्रेक करेंगे तो 13 × 3 होगा। क्लियर। दोनों में कॉमन आ रहा है क्या 13, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा 13। क्लियर। तो बोला है क्वेश्चन कि इन दोनों के एचसीएफ को 65m-17 के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो m की वैल्यू बताइए आप। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ हमारा 17 आ गया था, एचसीएफ इसके फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हम 13 = 65m-170 लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि दोनों का एचसीएफ आपका क्या है 13 है और इसी एचसीएफ को इसके फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी एचसीएफ = एचसीएफ हो गया। अब क्या करेंगे 117 को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 117 + 13 यानी कि हो जाएगा आपका 130 = 65m। देयरफॉर m की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार हमें m की वैल्यू क्या आया 2। ऑप्शन बी में आपका m का वैल्यू 2 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587/1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसी तरह का बनाया था, ये भी क्वेश्चन 3 इसी प्रकार का है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे 1 to 5 को पहले प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं किसका, प्राइम फैक्टर 1250 का। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं 125 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है। अब 1 to 5 को ब्रेक करेंगे तब 5 की पावर 3 हो जाएगा और 10 को करेंगे तब 5 × 2 यानी कम्प्लीटली लिख सकते हैं 5 की पावर 4 × 2। क्यों, चूँकि 125 को आप ब्रेक करेंगे तो 5 × 5 × 5 होगा, फिर 10 को ब्रेक करेंगे तो 5 × 2 होगा। 5 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे 5 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 के पावर 1 हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे, आपको लिखेंगे 14587 अपॉन में, अब 1250 के जगह पे क्या लिखेंगे 5⁴ × 2। क्लियर। अब हमने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप क्या करेंगे पावर को सेम करेंगे। यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो आपको कितना 2 चाहिए 2 के पावर 3 चाहिए ताकि हमारा जो पावर है वो सेम आ जाए। अब आपने डिनोमिनेटर में 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैथमेटिक्स रूल्स के अनुसार आप न्यूमिनेटर में भी 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो आपका हो गया क्या, अब इसमें हो जाएगा 145। क्लियर। 87 × 8, इसको एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 4 × 2⁴ हो गया। क्लियर। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 14587 × 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, जब पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दिए तो 10⁴ हो जाएगा। 10⁴ को आप क्या लिख सकते हैं 14587 × 8 अपॉन में 10⁴ का मतलब 12340। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानते हैं कि इसका प्रोडक्ट जो भी होगा आप डिवाइड करेंगे तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। तो जब आप डिनोमीटर में देख लिए कि 10⁴ है, इसका मतलब यह नंबर जो होगा डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे और पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा ये आपका होगा डी नंबर। इसमें है क्या 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये पूरी तरह से नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है कि इफ़ a = 2⁵ मल्टीप्लाई 3⁵ और मल्टीप्लाई 5⁴ है, ये आपका a की वैल्यू गिवन है, और b = क्या है 2⁵ मल्टीप्लाई 3⁵ इंटू 5 है आपका। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है a और b का। तो एचसीएफ a और b का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जीसीडी बोलेंगे
और चाहे HCF बोलेंगे, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में अगर जो नंबर कॉमन होगा उसी को लेंगे। यदि कॉमन होगा और सबसे कम पावर होगा तो वही आपका HCF होगा। सिंपली आप देख सकते हैं कि एक इक्वल टू हमारा दिया है 2⁻² मल्टीप्लाई 3⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻4। क्लियर। और b की वैल्यू दिया है हमारा 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻² मल्टीप्लाई 5। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, दोनों नंबर कॉमन है। यदि आप पहली बात है कि HCF फाइंड करने के लिए कॉमन होना कंपलसरी है। यदि कॉमन आ जाए तो आप देखिएगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका पावर लेस है, यानी कम पावर है। यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है। तो दोनों कॉमन है तो हम कम पावर वाले को लेंगे, यानी ले लेंगे आपका क्या, HCF ऑफ A, B होगा 2⁻²। ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लेंगे। अब देखिए 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, तो इन दोनों में HCF कौन होगा, 3 के पावर 2 होगा। क्लियर। यहाँ पे 5 के पावर 4 है, 5 है तो क्या लेंगे 5। तो इस प्रकार अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो 2⁻² मतलब 4 होता है। ठीक है, 3⁻³ मीन्स 9 हो गया और 5 हो गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 इंटू 5 180, यानी 180। इसका HCF क्या होगा, 180 होगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम कम पावर वाले को क्यों लेते हैं। कम पावर वाले को इसलिए लेते हैं क्योंकि HCF का मतलब होता है कि जितनी भी नंबर दिया गया है उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे मैं पूछूंगा आपसे कि 5 और 10 का HCF बताइए, तो HCF वैसी छोटी सी बड़ी से बड़ी नंबर है जो दी गई सारी नंबर को डिवाइड करती है। अगर आप यहाँ पे 10 HCF ले लेंगे तो 10 जो है 5 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन HCF अगर 5 लेंगे तो 5 को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी करेगा। इस प्रकार कभी भी HCF निकालना होता है तो वैसे हम नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं जो दी गई सारी नंबर्स को डिवाइड करे। यही रीज़न है कि अगर HCF हमको निकालना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन है कि नहीं। यदि कॉमन हो गया तो हम कम पावर वाले को लेते हैं, जिसकी पावर कम होगी, लेस होगा, उसी को हम लोग HCF सिलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया आपका B नंबर ऑप्शन। 5 देखते हैं, इसमें क्या है, LCM हमको फाइंड करना है। LCM ऑफ 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 2⁻4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 इज। इन दोनों का LCM क्या होगा। तो देखिए LCM का मतलब आप जानते हैं, LCM मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। तो LCM जब भी फाइंड करना होगा तो जो कॉमन दोनों में होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे। क्लियर। अगर दोनों में कॉमन होगा तो सबसे बड़े पावर वाले नंबर्स को ही हम LCM लेंगे, जबकि HCF में क्या होता था, दोनों में कॉमन होता था, सिर्फ उसी को लेते थे, और कॉमन वाले में भी जो पावर लेस होता था हम उसको लेते थे। लेकिन LCM में ऐसा नहीं है, कॉमन हो उसको भी लेना है, कॉमन नहीं हो उसको भी लेना हो, और यदि कॉमन होगा तो लेस पावर वाले को लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है। क्लियर। 5 भी कॉमन है, 3 और 7 नहीं है कॉमन, फिर भी 3 और 7 को हम लोग ले लेंगे। अब देखिए 2⁻³ है, यानी 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2⁻4 है, 2 का पावर 4 है, तो हम क्या लेंगे, बड़े वाले पावर को, यानी LCM आपका हो जाएगा 2⁻4 मल्टीप्लाई। अब देखिए मैंने बोला 5 कॉमन है, तो 5 का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सिर्फ 5 LCM होगा। अब देखिए 3 यहाँ इसमें नहीं है, फिर भी 3 को लेंगे, इनमें 7 नहीं है, फिर भी 7 को लेंगे। तो इस प्रकार हो गया ये 16 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 7। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 16 5 जा 80 का 0, कैरी 8 हो गया, 16 1 जा 16 और 8 24, मल्टीप्लाई कितना 7, मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, कैरी 2 हो गया, 7 2 जा 14 और 2 कितना 16 और एक 0। इस प्रकार से इसका जो LCM हो गया आपका ऑप्शन नंबर D, यानी 1680, 1680। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM इज 162।
क्लियर। दो नंबर्स का हमें एचसीएफ पता है 27 और वही टू नंबर्स का एलसीएम हमको पता है 162। करेक्ट। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज 54, यानी उनमें से एक नंबर 54 है, तो करेक्ट व्हाट इज़ द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा। हमको ऑप्शन में गिवन है, आपका ऑप्शन ए में है 36, 45, 9 और 81। क्लियर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि इस तरह का कभी भी क्वेश्चन देगा तो एक रिलेशन माइंड में रखिएगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहिए, या इसको कहिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब हुआ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यानी पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स का एचसीएफ हमें के 27 गिवन है और इसका एलसीएम भी गिवन है कितना 162। तो एलसीएम के जगह पे 126 लिखेंगे, 62 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा कितना दिया है 27, तो 27 एचसीएफ के नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कहिए, तो हमें तो टू नंबर्स है नहीं, सिर्फ एक नंबर है, तो एक नंबर को 54 लिखेंगे और हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है तो इसको सेकेंड नंबर लिख सकते हैं या एक्स मान सकते हैं। चलिए हमने लिख लिया सेकेंड नंबर। क्लियर। अब इस ये देखिए 27 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 2 से ही हो जाएगा, 2 8 जा 2 1 जा। इस प्रकार से हमें सेकेंड नंबर क्या प्राप्त हो गया, सेकेंड नंबर हमें प्राप्त हो गया 81। ऑप्शन डी में आपका 81 है। तो इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऐसा करेगा आपको कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट दे देगा और आपका एलसीएम दे देगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो सिर्फ आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट में एलसीएम से डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट में एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। यानी क्वेश्चन का मतलब यह है कि वैसे लार्जेस्ट नंबर को बताना है जो 70 और 125 को डिवाइड करता है। तो 70 को डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर बचता है और 125 को डिवाइड करता है तो 8 रिमाइंडर आता है। तो वैसे कौन लार्जेस्ट नंबर है। आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं और नहीं तो हम डिस्क्रिप्टिव भी बना सकते हैं। बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए 13 में इसको डिवाइड 13 से 17 में डिवाइड कीजिए तो 13 5 जा 65, 5 रिमाइंडर आ गया। फिर 13 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 8 रिमाइंडर आना चाहिए। तो देखिए 13 से करेंगे तो 13 9 जा 117, 125 में 117 माइनस करेंगे तो 8, यानी कि आपका बाई ऑप्शन हो गया क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13। क्लियर। क्योंकि 13 जो है यह ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जिससे यदि 70 में डिवाइड किया जाए तो 5 रिमाइंडर आता है और इसी 13 से 125 में डिवाइड कर दिया जाए तो 8 रिमाइंडर आता है। यानी यह जो है कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, अतः आपका आंसर 13 होगा। अगर आप चाहते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे। क्लियर। क्योंकि ये दोनों डिविडेंड हो गया, इसमें हमको डिवाइड करना है। एक 70 हो गया, एक 125 हो गया। रिमाइंडर हम क्या आता है, रिमाइंडर हमारा 70 में डिवाइड करने से 5 आता है और 125 में डिवाइड करने से 8 आता है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 65 और ये आपका हो जाएगा 117। अब आप सिंपली एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, एचसीएफ ऑफ 65, 117। तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर्स 5 इन ईच केस। यानी कि सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। इसमें क्या है कि वैसे लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसे
जिससे 245 में डिवाइड किया जाए तो 5 ही रिमाइंडर आनी चाहिए, 1029 में भी डिवाइड किया जाए तो 5 ही रिमाइंडर आनी चाहिए। तो आपका ऐसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, इसको भी बाई ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो बाई ऑप्शन चेक करने के लिए सभी से चेक करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 15 से डिवाइड करेंगे, इसमें 5 रिमाइंडर आ जाएगा, तो फिर आगे चेक करेंगे 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, फिर 5 रिमाइंडर आ जाएगा तो आपका 15 आंसर होगा। अगर वो नहीं आएगा तो फिर 16 से डिवाइड करके देखेंगे। जिससे भी डिवाइड करने पर प्रत्येक परिस्थिति में हर केस में आपका 5 अगर रिमाइंडर आ जाए तो वही आपका आंसर होगा। बेसिक से अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिक से सॉल्व करने का है कि आपका लिखेंगे 2 4 5 और यहाँ पे लिखेंगे 1029। ठीक है। अब हर केस में आपका 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 240 हो जाएगा और यहाँ पे 1024 हो जाएगा। तब देखेंगे कि दोनों को कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो डिवाइड करता है। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ अगर आप दोनों को निकालेंगे तो डिवीजन मेथड से भी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और आपको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे, देखिए इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 2 ये देखिए 8 हो गया, 8 आपका 2 2 जा 4, 8 3 जा आपका 24 और आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24 हो गया, इंटू आपका फ्री करना पड़ेगा 2 इंटू 5। क्लियर। देखिए 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 8 3 जा आपका 24, 24 10 जा आपका 240। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, यानी 2 है आपका 4 टाइम्स और 5 है 1 टाइम और 3 है 1 टाइम। क्लियर। अब देखिए 1024 को अगर प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो 2⁻10 होता है, 2⁻10 होता है। क्लियर। तो 2⁻10 इतना होता है। आप करेंगे 1024 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो 2⁻10 होगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर। तो यहाँ पे 2⁻4 है, 2⁻10 है, तो हम सबसे छोटे जो कॉमन होना चाहिए और कॉमन हो और सबसे छोटे पावर वाला हो वही आपका एचसीएफ होता है। 5 और 3 कॉमन नहीं है, अतः आपका एचसीएफ कौन होगा, 2⁻4, यानी इसका 16। 2⁻4 मतलब 16। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, यानी कह रहे हैं कि वह नंबर जब इसे 143 से डिवाइड किया जाए तो 31 रिमाइंडर आता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13, यदि सेम नंबर को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। यानी इसको अगर अपने लैंग्वेज में समझेंगे, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नंबर है जिसे 143 से डिवाइड किया जाए। नंबर तो पता नहीं है कि कौन है, तो मैंने मान लिया कि नंबर x है। ठीक है। इसे यदि इस नंबर को 143 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, रिमाइंडर हमारा आता है 31। क्लियर। यदि उसी नंबर को, नंबर तो पता है नहीं, बोला इसी नंबर को, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, यानी वही नंबर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, यानी इसी नंबर को 13 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। आप देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, यानी नंबर पता नहीं है फिर भी उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर फर्स्ट केस में आ रहा है, सेम नंबर में यदि दूसरे डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि आप देखिएगा फर्स्ट वाले जो डिवाइजर है वो सेकेंड वाले डिवाइजर से 100% डिवाइड होगा। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसको आप 143 में 13 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम में। और जब ये डिवाइड हो जाए तो ऐसे सिचुएशंस में जो फर्स्ट वाले का रिमाइंडर है, यानी पहले केस में जो रिमाइंडर आया है वही सेकेंड वाले डिवाइजर का डिविडेंड बन जाता है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 31 जो रिमाइंडर है इसमें 13 से डिवाइड कर देना है। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा क्या होता है 26, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 5।
ये आपका आंसर हो जाएगा 5। क्लियर। यानी इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि आपको नंबर पता नहीं है फिर भी इसको डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 31, फिर उसी नंबर को यदि दूसरे डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जो फर्स्ट वाले का रिमाइंडर है उसी में आप जो सेकेंड वाला डिवाइजर है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 31 में आप 13 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया, अतः हमारा आंसर क्या हो गया 5। क्लियर। डिस्क्रिप्टिव से भी इसको बना सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव से बनाएंगे तो आपका लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो फर्स्ट वाले का रिमाइंडर है उसी रिमाइंडर में सेकेंड वाले डिवाइजर से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इनमें से किस रेशनल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब समझते हैं आप, डिवाइड करने के बाद कुछ डिजिट अगर आए और पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, यानी कि आफ्टर डेसिमल ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमके बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा। इसके लिए रूल है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टर हम पता करेंगे। और यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में या तो केवल 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, ध्यान दीजिएगा, 2 रेज़ टू द पावर मान लो m हो गया, 5 रेज़ टू द पावर n हो गया, या केवल 2 ओनली 2 या ओनली 5, तो यह टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे, यदि उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 आ जाए तभी भी हम बोलेंगे कि टर्मिनेट कर जाएगा, केवल 5 भी आ जाएगा तभी बोलेंगे टर्मिनेट कर जाएगा, 5 और 2 यानी 5 के पास कुछ आ जाए, 2 के पावर कुछ आ जाए तभी भी टर्मिनेट करेगा, और 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर। तो आइए हम देखते हैं इसके, यानी 165 को हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड कीजिए तब 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो यानी 5 मल्टीप्लाई 33 हो गया। इसको ऐसे कर सकते हो, 165 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा, फिर क्या 3 से कीजिए 11, यानी इसको हमने एक्सप्रेस किया तो क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। क्लियर। तो इसके डिनोमिनेटर में 5 तो आया है लेकिन 5 के अलावे 3 और 11 आ गया है, अतः यह कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। हमको सिलेक्ट करना है वैसे रेशनल नंबर्स को जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा बी में आपका क्या है, इसका डिनोमिनेटर 30 है, तो 30 को एक्सप्रेस करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, फिर 3 से करेंगे 5 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला तो इसमें 2 तो आया है लेकिन 2 के अलावे 3 और 5 भी आया है, अतः यह टर्मिनेट नहीं करेगा। मैंने बोला था या तो केवल 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए या तो 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावे कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको, देखिए ये 6 to 5 है, तो 6 to 5 को आप लिख सकते हैं 5 की रेज़ टू द पावर 4। क्लियर। इसका प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस करेंगे तो 5 आएगा 4 टाइम्स 5, यानी इसके डिनोमिनेटर में केवल 5 है, अतः 100% ये टर्मिनेट करेगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 100% ये टर्मिनेट करेगा। इसको करेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, अब दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन है और सी आपका आपका आ गया, अतः इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी होगा। ठीक है।
अगर आप डी को भी चेक करेंगे तो आप 462 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए 2 2 2 जा 4 2 3 जा 1, ये पूरा क्या आ गया 2 और 2 रेस्ट टू द पावर यानी 2 मल्टीप्लाई 231 आ गया। तो इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 होना चाहिए था या केवल 5 होना चाहिए था या 2 और 5 दोनों होना चाहिए था। इसके सिवा कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी।